बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शरीफुल्लाह को जिस तरह हवाले किया गया अमेरिका के, और जिस तरह इज़हार तशक्कुर के तसलसल से मैसेजेस आ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन हों चाहे उनके एडवाइज़र्स हों, तो ये एक बहुत बड़ा काम पाकिस्तान ने किया। खामोशी से किया गया, बहुत अच्छा काम था। गुज़िश्ता 10-15 दिन से ये काम जारी था, लेकिन उसके फॉल आउट की भी बात की जाएगी, जिसमें हम दो बड़े इवेंट्स देखते हैं, जिसमें कूड़ा खटक दारुल उलूम हक्कानिया की बात की जाए, हामिदुल हक साहब की शहादत, और उसके बाद बन्नू अटैक। और इसका मतलब ये हुआ कि हम अब दहशतगर्दी की बाकायदा और जिसे कह सकते हैं जंग को अपने सर पे मुसल्लत कर चुके हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये कंसोशियम है तालिबान का, दाइश का, TTP का, और जितने भी स्लीपर सेल्स हैं वहाँ पे, क्योंकि इंडिया ऑपरेटेड जितने भी सिलसिले चल रहे हैं उसके साथ है। लेकिन ये एक ऐसा अमल था कि जो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जी इंटेलिजेंस हमने प्रोवाइड की और पाकिस्तान ने उसको पकड़ के हमारे हवाले किया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया गया। इसके अलावा प्रोग्राम में हम सियासी हवालों से भी गुफ्तगू करेंगे, कुछ इसी तनाजुर में भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रज़ा, थैंक यू। जल साहब, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, लेकिन जब बात की जाती है दहशतगर्दी के ताउन के हवाले से, पाकिस्तान ने सेफ एग्जिट दिया, उनको निकाला। उसके बाद जो बेगेट का जो एक मामला था, जिसमें ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं ये जो वाक़या हुआ था, इसकी हवालगी का बड़ी खामोशी से किया गया। इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात को एक नए सिरे से जहत मिली अमेरिका के साथ? जी रज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका के साथ जो भी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली वी हैव कोऑपरेटेड विद देम इन द पास्ट बहुत अच्छे तरीके से एज अ नॉन नेटो अलाय के तौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अफगानिस्तान वॉर में। लेकिन वो उसको, क्योंकि वो खुद भी है यहाँ से एक हिस्ट्री विड्रॉल करके गए हैं, क्याटेक अफगानिस्तान छोड़ गए हैं, तो मैं उसको एक तरह की, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी इस चीज को माना कि दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो उस जंग को भी हार के ही समझ लें कि चले गए, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव थे 9/11 के, अगर आप देखें कि जी तालिबान हुकूमत का हम खात्मा करना चाहते हैं, तालिबान फिर पावर में है, हम यहाँ पर जो सॉवरेनिटी है उसको इंश्योर करना चाहते हैं, स्टेबल अफगानिस्तान देखना चाहते हैं, अफगानिस्तान अभी तक अनस्टेबल है, फिर वहां से जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव थे मिलिट्री पॉलिटिकल, कोई एक भी वो बीट नहीं कर सके, तो क्याटेक अफगानिस्तान छोड़ के चले गए और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्कों को इग्नोर कर दिया गया। दिस इज व्हाट रियल पॉलिटिक्स, ये कोई हमारे लिए अनहोनी भी नहीं है। इसी तरह दुनिया करती है, वो अपने मकासद को, अपने इंटरेस्ट को देखती है, या कोई किसी का परमानेंसी नहीं है फ्रेंड्स एंड फोर्स की। जी, तो वो उसी तरह चले गए। बट कमिंग ओवर टू योर क्वेश्चन, कि अभी पाकिस्तान देखें विक्टिम हो रहा है जी इस प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का, जिसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इंडिया बड़े ओपनली प्रोमिनेंटली वो इन्वॉल्व है इसमें, और बड़ा प्राउडली वो इसको ओन कर रहा है जी। कुलभूषण यादव का यहाँ पे होना, और उनकी आपने लीडर्स की स्पीचेस भी सुन ली होंगी। अब जो घमंड उनका आया हुआ, अभी आपने जयशंकर साहब को पिछले दिनों देखा होगा जिस तरीके से वो लोगों को डील कर रहे थे, तो वो कहने का मकसद ये है कि वो उसके साथ एक एप्लीकेशन उन्होंने की और पाकिस्तान उसका विक्टिम हो रहा है। अब जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, ये दो चीजें हुई हैं। एक तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरमाया कि जी हम यहाँ से वेपन्स वापस लेना चाहते हैं, यही पाकिस्तान चीख रहा है कब से कि जो $7 अरब का वो वेपन यहाँ पे छोड़ के गए हैं, मिनीशन छोड़ के गए हैं, हाई फाई इक्विपमेंट छोड़ के गए हैं, वो अब इन तंजीमों के हाथ लग चुका है जो अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट कर रही है। एंड नंबर 2, ये जो हुआ है हैंडिंग ओवर ऑफ शरीफुल्लाह टू अमेरिका, ये रीसेट हमारा कोर्स कर सकता है। प्रेसिडेंट उस पर बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस बात कर रहे हैं, लेकिन इस एनवायरनमेंट से हम फायदा कैसे उठाएंगे, वो हमारी अपनी एक सुपीरियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कहां तक हम अमेरिका की सपोर्ट की हमें जरूरत है और कौन सी रेड लाइन है जिससे आगे हम अमेरिका को अलाउ नहीं कर सकते इस रीजन में दोबारा एप्लीकेशन, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। इसमें हमने देखा जनरल साहब के हालिया दिनों में हम पे पाबंदियां भी लगी, हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे भी पाबंदियां लगी, उसके अलावा बजट जो है ख़ास तौर पे कट किया गया है और कहा गया इमदाद बंद की जाएगी। आप समझते हैं कि उस लेवल पर ये बात रहेगी, या फिर हम अपने आप को किसी और लेवल पर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखेंगे? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा, इंटरेस्ट, ये माय अपॉलॉजीज टू से दिस, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी इतना इसमें शॉर्ट्स ना कॉल कर पाए अनटिल अनलेस आप उनको ये समझाने में कामयाब हो जाएं अमेरिकन को
कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है ये आपको उसी जगह पर जो 1999 में था या 2000 की जो सिचुएशन थी, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को ये बीट ही नहीं कर सके, तो वो अफगानिस्तान अब वैसे का वैसा दोबारा हो गया। आपके लिए भी थ्रेट यहाँ पर मौजूद है। और ट्रंप जिस तरह एंटी वार पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, अगर वो प्रो पीस की भी वार करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की भी बात करेंगे, तो फिर तो उसमें आप उनको ये समझाएंगे कि जी आपके इसमें क्या नुकसान है फ्यूचर में और क्या आपके फवायद हैं इसको दोबारा चीजों को सेट करने में, तो शायद फिर वो उस पर अमल कर सके। लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनके साथ अटैच रहती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिली है, हमें बिल्कुल इमोशनल नहीं होना चाहिए। हमें न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि और भी रीजनल अलायंसेस भी हमने जब करेंगे या बातचीत करते हैं रशिया के साथ, क्योंकि जब देखें ना इसमें शरीफुल्लाह इज आल्सो इन्वॉल्व, जो रशियन बॉम्बिंग हुई है जी, वो जो जी उन्होंने एक्सेप्ट किया उसके अंदर अपनी तहकीकात में, बिल्कुल किया है, तो रशिया इसमें इन्वॉल्व होगा। चाइना को यहाँ से थ्रेट जा रहा है, सेंट्रल एशिया को जा रहा है। तो अब जब हम अलायंसेस ये बनाएंगे तो जो हमारा एक इंप्रेशन जाता है कि चाइना टिल्ट है, वो हम अमेरिका को बताने में कामयाब होंगे कि हम तो जी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसको थोड़ा सा कोलैबोरेशन ये जो है हमारी जरूरी है इस वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट। बाकी चाइना के साथ तो ऑफ कोर्स हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, वो तो प्रोसेसेस चलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर, जो हमारा अपना घर है, उसको हमने सीधा करना है और एप्लीकेशन करनी है एक जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ। जनरल साहब, इसमें बात ये आती है कि जो कंसोशियम बनाने की बात अजीत डोवाल ने की थी, आपको याद होगा वो 7 मिनट की स्पीच जो 101 मिनट में से चाइनीज ने रिकॉर्ड की थी उनके किसी लेक्चर में, आपको लगता है जो कंसोशियम बना वो बन चुका है और उसमें तालिबान भी हैं, टीटीपी भी है, दाइश भी है, ये सारे एक ही मलगूबा है और मुख्तलिफ नामों से ऑपरेट हो रहे हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में हमने देखा कि अफगान गवर्नर का बेटा तक इन्वॉल्व था, यानी अफगान तालिबान के गवर्नर का बेटा भी इन्वॉल्व था। और इस तरह के वाकयात जिसमें बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान और टीटीपी या दाइश वो मिलकर पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। देखिए, वो अफगानिस्तान में अभी सिचुएशन ये है कि हमने समझने की जरूरत है कि पावर ग्रैबिंग की गेम है, ये बाकी सब शरेड है जी। जो भी देखिए पावर पॉलिटिक्स को अगर आप स्टडी करें तो पावर जो है ना वो उसको फ्रंट पे फेस जो है किसी और चीज का दिया जाता है। कभी रिलीजियस उसको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, कभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, कभी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, कभी फिलोसफिकल ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव पावर ही होता है। अब वो वहां पे पावर में रहना चाहते हैं क्योंकि वॉर रिलेटेड इकोनॉमी के साथ इनकी आदतें जरा थोड़ी सी खराब हो गई हैं जी। रशियन वॉर से लेके अब तक देखें जिस तरीके से उनको वेपन, एमिनिशन, एड, सपोर्ट दी जाती है, तो प्रॉब्ली ये जनरेशन बड़ी इसी कॉन्टेक्स्ट के बीच में जी। तो उनकी जो एक स्टेट्स क्राफ्टमैन आप देख लें या स्टेट्समैनशिप देख लें, वो वैसी तो है नहीं वहां पे। फ्रिक्शन के साथ ही उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जोड़ लिया। फिर जो इलीगल स्पेक्ट्रम आप देखते हैं, पाकिस्तान ने जब बॉर्डर्स बंद किए हैं, वो जब बंद हुआ है तो फिर भी इनको तकलीफ हो रही है। तो बहुत आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सारा एक गठजोड़ है जिनका आपस में हो चुका है। ये अपने आप को एक फ्रेंचाइज के तौर पे पेश करते हैं और दुनिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसे ममालिक हैं, जैसे आप भारत टीटीपी को, बजीत ब्रिगेड को या बीएलए, बीएलएफ को, इन तमाम क्लाइंट्स को एज अ स्पॉन्सर खरीद रहा है, पैसे दे रहा है और पाकिस्तान में फिनोमिना चल रहे हैं, टेररिज्म अप्लाई हो रहा है। तो ऐसी स्टेट्स भी इनका फायदा। लेकिन ये चीज मैं आपको बड़ी वसूख से कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि जो भी मुल्क इन प्रॉक्सीज को यूज करेंगे वो एक दिन इनको ये हॉन्ट जरूर करेगी वॉर। ये जब फ्रिक्शन बढ़ती है तो फिर जिसके बॉर्डर्स नहीं होते जी, ये फिर बहुत से मुल्कों को, बहुत से लोगों को, बहुत सी थॉट्स को, बहुत सी आइडियोलॉजीज को, चाहे वो हिंदुत्व की हो या जिसकी हो, उसको अपनी लपेट में लेती जरूर है जी। और जब अगर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि डेटरेंस एस्टेब्लिश करनी है तो फिर उसके रिपरकशंस होंगे। डीप स्टेट की जो थ्योरी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जो आप देख रहे हैं सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर बाकायदा डीप स्टेट इन्वॉल्व है। हम बात करें जी वर्ल्ड वाइड की, हम बात करें ब्लैक वाटर की, हम बात करें स्पाइडर यूनिट की, हम बात करते हैं किसी भी तरह से भारत और साबका एनडीएस के हवाले से मुकम्मल ऑपरेटिव हैं। वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं उनको, वहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। तो ये तो आप समझते नहीं है कि इसको बाकायदा तौर पर वो लोग चला रहे हैं जो कि बज़ाहिर हुकूमत में? देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ ये प्रूव करता हूं जो पॉइंट आप दे रहे हैं। देखिए, जब 2021 में तालिबान हुकूमत आई तो भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल में, ये प्रोबेबली चेयर कर रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट दे वर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने इसको अपोज किया था इस हुकूमत की रिकग्निशन को जी, तालिबान की। उन्होंने कहा था ये तो नहीं हो सकता कि अभी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है ये वो नंबर 1। लेकिन उसके बाद जब देखा कि ये डिफेक्टो अब रूलर्स यही हैं तो वो डिजोरे के कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल गया। उन्होंने कहा जी हम इन्हीं के साथ ही काम कर रहे हैं। फिर आपने देखा $3 अरब की इन्वेस्टमेंट पे है भारत की। आपका क्या ख्याल है कि ये अफगानिस्तान की अवाम, वेल बीइंग, ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हुए वो भारत
जिसका अब टेररिज्म और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन गया हो, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अपना नेबरहुड हो उसका, चाहे कनाडा में सिख हो या अमेरिका में सिख हो। इनके जो अमित शाह है वो इम्प्लीकेट हुए हैं अमेरिकन अदालतों में, तो ये उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। अब वो $3 बिलियन उसने इन्वेस्ट किया, तो वो किस लिए की है? फिर वो आप मिल रहे हैं इनके, आपके एक्सचेंज हो रहा है, पहले आप उनको डिनाई करते हैं कि हम इनको देना नहीं चाहिए, आप उनको अपोज करते हैं, फिर आप उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो उसका मकसद टोटल ये है कि वो इनको यूज करना चाहते हैं प्रॉक्सी के तौर पे, एंड एज अ स्पॉन्सर दीज आर देयर क्लाइंट्स, और इनको वो यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो पहले हम देख रहे थे कि इनको बसाया गया और इनके हवाले से एक मबहम ख्याल दिया गया कि ये पीसफुल लोग हैं, इनको वापस बुला लिया गया, आप समझते हैं कि उसमें साबका टॉप ब्रास शामिल थी या वजीर आजम का फैसला था वो? देखिए, फैसला जिसका भी था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल। ये जो वॉर होती है ना जी, ये नेशन की अमानत होती है, एंड इट इज लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री। मिलिट्री जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर वो समझते हैं कि मिलिट्री की रिकमेंडेशंस ठीक नहीं थी, या किसी ने भी की हो रिकमेंडेशन, इंटेलिजेंस की रिकमेंडेशंस ठीक नहीं थी, तो वो उसको निगेट कर सकते थे। देखिए, पाकिस्तान में अभी हमने रजा एक चीज को बिल्कुल फाइनल, इसको मेरे ख्याल में डिसाइड कर लेना चाहिए कि ओनर्स, जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे वॉर की, मैं सिविल लीडरशिप की बात करो, दोज हु आर सपोज्ड टू बी डूइंग दिस, क्योंकि डेमोक्रेसी के थ्रू वो पावर में आए हैं, अवाम ने उनको पावर में, वो एजेंट ऑफ द स्टेट है, उन्होंने स्टेट के लिए डिसीजन लेने हैं, तो दे विल हैव टू ओन दिस वॉर। ये कह देना कि जी फलां ने किया, एक दूसरे के ऊपर आप इल्जाम फेंकते रहेंगे, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल करार देते रहेंगे, तो वी आर गोइंग नोवेयर। तो ये वॉर, जैसे मैंने कहा कि नेशन की अमानत होती है, नेशनल लीडर्स लड़ते हैं, और मिलिट्री एक इंस्ट्रूमेंट होता है व्हिच इज नॉट मोर देन 40-45% ऑफ द स्ट्रेटजी। बाकी तो और प्रॉन्ग है जो आपने करने हैं जी, और ओनर्स भी बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है, और अब भी जो वॉर होगी ये चीफ एग्जीक्यूटिव की ओनरशिप में होनी चाहिए। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसको ओन करे और जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ बने, और मिलिट्री को एक टास्क दे कि ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है जो हमने थ्रू मिलिट्री मींस आपने हमें अचीव करके देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पे हमने लेना है वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा आपकी खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गौर साहब, इस वक्त हम देखें अमेरिका का पाकिस्तान के साथ एक मरतबा फिर राब्तों का सिलसिला, बल्कि इज़हार तशक्कुर किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो वापसी है इस ताल्लुकात की, और जो शरीफुल्लाह को वापस किया गया, यानी उसको हवाले किया गया, वापस नहीं कहूँगा मैं, तो आप समझते हैं कि इससे ताल्लुकात बेहतर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान डे वन से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, और जितनी कुर्बानियां हमारी कौम ने और हमारी अफवाज ने दी हैं इस दहशतगर्दी की जंग में, वो पूरी दुनिया से ढकी छुपी हुई नहीं है, और ख़ास तौर पर वो सिलसिला थमा नहीं। अब फिर आपके सामने है कि रोज़ हमारी जो अफवाज हैं उनकी शहादतें जो हो रही हैं, वो हर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई इस तरह के वाक़यात नहीं होते। और ना सिर्फ हमारी अफवाज बल्कि हमारे सिविल जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के अवाम है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में इसमें शहीद हुए हैं, और अब भी उनकी भी साथ शहादतें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से शुरू से अमेरिका हमारा यूं कह लें कि बाकायदा या बेकायदा वो उस जंग में पार्टनर तो रहा है, और वो एक स्ट्रेटेजिकली मतलब है कि हमारा एरिया ऐसा है, हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर उनके लिंक्स उन्होंने बनाए हुए हैं, और वहां से आकर वो पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। बिलखसूस जब पीटीआई की हुकूमत थी और इन्होंने बहुत ज्यादा जो वो मजहबी दहशतगर्द लोग थे उनको छोड़ा, और ना सिर्फ छोड़ा बल्कि उनको आबाद किया, जिनके एक एक के मैं समझता हूँ हाथों पर हमारे सैकड़ों लोगों की शहादतें थी, एपीएस जैसे वाकयात हो चुके थे। तो वो एक घिनौना जुर्म उस टाइम पे किया गया था, वो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी उस हुकूमत की, पीटीआई की। इसमें यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग आबाद किए गए और जो दहशतगर्द दोबारा बुलाए गए, उसमें फैज़ हमीद फिर बाजवा साहब का जिक्र, असल में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की मर्जी शामिल थी। आप समझते हैं? जितनी पाकिस्तान में आज शहादतें हुई हैं, वही दहशतगर्द जाकर हमारे कबायली इलाकों में आबाद हुए, वही दहशतगर्द अफगानिस्तान में गए, वहां पर इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं,
उनके जरिए वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। लेकिन वो हालात में तो बेहतरी आनी चाहिए थी ना। हम जिसको समझते थे, इन्होंने तो शुरुआत की थी जनरल फैज हमीद ने और इन लोगों ने कि जनाब ये तालिबान के साथ मिलकर जो कहते हैं कि जनाब ये अमन, ये ख्वारिज लोग हैं, ये पाकिस्तान के लिए हमदर्दी नहीं रखते। क्या पाकिस्तान के लोग मुसलमान नहीं है जिन लोगों को शहीद किया जाता है, जिनकी गर्दनें काटी जाती हैं, बसों से उतार कर गोलियां मार दी जाती हैं, धमाके कर दिए जाते हैं? कितने पाकिस्तान की आवाम शहीद हो चुके हैं इन जालिम लोगों के हाथों से। जी, इसमें अली गौहर बुलोच साहब, इसमें यह है कि जो कार्ड खेल रहे थे अमेरिका और ट्रंप के आने के शादियाने बज रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आप समझते हैं कि वो कार्ड उलट गया? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये लोग जो है ना, ये एक्चुअली तो असल मादरत के साथ, अगर मेरे अल्फाज जो थोड़े से सख्त होंगे, असल ख्वारिज तो ये लोग हैं। इनकी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं है। ये लोग पाकिस्तान की आवाम को भी सिर्फ किसी हद तक, कुछ लोगों को, कुछ हमारे नौजवानों को, कुछ हमारी माओ बहनों को बेवकूफ बनाते हैं। और 9 मई के वाकयात को सियासी पार्टी कर सकती है। ये तो कोई दहशतगर्दों का जत्था ही ये काम कर सकता है ना। तो इन्होंने किया वो काम और अपने ऊपर लेबल लगाना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। IMF को आप इसलिए खतूत लिखते हैं कि वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे, तो अगर आपके खत को वो मान ले तो इसका मतलब है वो तो पाकिस्तान को कर्जा, नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। तो जहां कहीं भी आज अगर अमेरिका ने भी ये कह दिया, ये उनके ट्रंप के रिश्तेदारों के साथ सेल्फियां बनवा रहे थे और ये नारे दूसरे लफ्जों में लगाते थे कि लग पता जाएगा ट्रंप जो तो आएगा। अब ट्रंप आया तो उसने भी मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना है ना इलाके में, या वो ये इन ख्वारिज के साथ चलेगा जो जेलों में बैठे हुए हैं और जो इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं। जब उसको हकीकत का पता चले तो वो भी ज़ाहिर पीछे हट गए। इनको शर्म फिर भी नहीं आनी। आप इनसे पूछ लें, अगर आज अमेरिका ने पाकिस्तान के कंडक्ट की तारीफ की है तो इनसे तो वो भी नहीं हो पा रहे कि ये इस महाज पर ही तारीफ कर दें कि चले जनाब ये पाकिस्तान का अच्छा कदम है, हमें चारों तरफ से दहशतगर्दों ने घेरा हुआ है और अगर उसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी रियासत की और हुकूमत की जो हिकमत अमली है उसके जरिए अगर हमें को फायदा पहुंचता है तो ये तो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं। मैं माजरत के साथ, अच्छा, इसमें ये पाकिस्तान के हमदर्द नहीं है। ये वो जत्थे हैं जिन्होंने एक सियासी पार्टी का नाम लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। जाहिर है, या आप पाकिस्तान के इक़्तिदार पर मुसल्लत होते हैं 18 अक्टूबर 2018 वाले इलेक्शन में RTS सिस्टम के जरिए, या अगर आप इक़्तिदार में ना हो तो आप पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। यही तो वजह है कि KP के हुकूमत के तमाम वसाइल लेकर आप हमलावर हो जाते हैं। तो फिर क्या कहा जाता है? ट्रंप पे कितना बिलीव करते हैं आप? क्या आप उस पर काउंट करेंगे? ट्रंप बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं। आप समझते हैं कि उनका ये बयानिया वक्ती तौर पे तो हो सकता है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म आपने कहा कि वो पाकिस्तान और उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे? देखें आसिम, बड़े अरसा दराज से अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो आइडियली बहुत अच्छे नहीं जा रहे। जितनी हमारे मुल्क ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, जिस तरह की हमने अमेरिका को भी यहाँ पर मावनत दी है उस सिलसिले में, लेकिन हम एज अ पाकिस्तान, एज अ मुल्क, एज अ कौम हमें वो अमेरिका की तरफ से वो रिवार्ड नहीं मिला। इसके बरक्स इंडिया या दीगर जो ममालिक या वो लोग या वो लॉबीज जो हमारे मुखालिफ हैं, बात ज़ाहिर है कि मतलब है कि हमें ये गिला भी होता है उनकी तरफ उनका रिस्पॉन्स और झुकाव कई दफ़ा ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन हम चूँकि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी ये है कि हमने तमाम ममालिक के साथ अच्छे रिलेशन रखने, और उसके लिए आपकी बात ठीक है कि अनप्रेडिक्टेबल जरूर है उनकी पर्सनैलिटी, ये फ्यूचर में पता चल जाएगा उनकी अनप्रेडिक्टेबल हो या ना हो, लेकिन हमने अपनी एक खास स्ट्रेटेजी पे चलना है। जिस तरह से जब एटमी धमाके हुए थे तो नवाज शरीफ साहब को उस वक्त के प्रेसिडेंट ने अरबों डॉलर्स की ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा कर धमाके किए। तो उस वक्त भी हमने एब्सोल्युटली नॉट, तो असल में नवाज शरीफ साहब ने बोला था। इनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, ये तो सिर्फ तकरीरों की हद तक बातें करते हैं। ये कभी कहते हैं हमें अमेरिका ने गिराया, कभी अमेरिका के जाकर पाँव पड़ते हैं, जूतियां पकड़ते हैं, उनके जो सफीर है उनको बुला के माफिया मांगते हैं, और बाहर पब्लिक में ये सिर्फ ड्रामा करते हैं लोगों की सिंपैथीज लेने के लिए कि हम अमेरिका मुखालिफ हैं। असल में हमारी हुकूमत का और हमारी पार्टी का तो नारा एक ही है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे पहले। अपोजिशन अलायंस को कैसे देख रहे हैं? मौलाना साहब के जो
तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर सकेंगे, और आप लोगों को कितना डैमेज होगा अगर मौलाना उनके साथ खड़े होते हैं तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम अपोजिशन में थे तो हमारे भी अलायंस थे। अलायंस बनना तो कोई बुरी बात नहीं है, और अगर कोई पार्टी अपोजिशन में बैठी है और वो किसी बात पर मुत्तफ़िक़ होकर अलायंस बना भी लेती हैं, जो हमारा पीटीएम था, उस पीटीएम के ज़रिए हमने पाकिस्तान के हर बड़े मुल्क में, हर बड़े शहर में जलसे किए, रैलियाँ निकाली, लेकिन कभी कोई शीशा नहीं तोड़ा। कभी किसी शहर को लॉकडाउन करके बंद नहीं किया, कभी किसी कौम के, किसी शहर के लोगों की ज़िंदगी को अजीरन नहीं किया। तो ये तो पुरअमन एहतजाज का नाम लेते हैं, लेकिन उसके बरअक्स जो है वो इंतशार फैलाते हैं। मेरी ज़ाती राय है कि मौलाना साहब अपोजिशन में ज़रूर बैठे हैं, लेकिन वो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इन लोगों के साथ। उन्होंने इनसे कहा है, सुना है कि आप केपीके का ऑर्डर तो करवाए ना इलेक्शन का, जिसमें इन्होंने इनकार किया है। तो मौलाना साहब समझते हैं, मौलाना साहब के बारे में जो गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, मौलाना साहब एक ज़ीरक इंसान हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो इनके साथ इस तरह का कोई अलायंस बनाएं कि जिस तरह से इनके झंडे के नीचे खड़े होकर वो नारे लगाएं। मुझे नहीं पीका ऑर्डिनेंस, बल्कि कानून जो है उसके तहत कहा जा रहा है कि जी आवाज़ें दबाई जा रही हैं, एंकर्स को, अपोजिशन को उसका निशाना बनाया जा रहा है। आप समझते हैं कि बिलावजह है या बिलावजह नहीं है ये? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको तो ये वही कानून है जो पीटीआई ने अपने दौर में बनाया था, और उस वक्त भी हमने बात तरमीम आप लोगों ने की, तरमीम तो आप लोगों ने की। जी, देखिए, बिल्कुल तरमीम हमने की है वक्त के लिहाज से। जिस तरह से हमारे मुल्क को एक डिजिटल दहशतगर्दी ने घेरा हुआ है, और जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के शहीदों के खिलाफ ट्रोलिंग की जाती है, झूठी फेक खबरें फैलाई जाती हैं, लोगों का मोरल डाउन किया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये उसमें हर वक्त की ज़रूरत होती है। इस वक्त इस कानून की ज़रूरत है। अलबत्ता मैं एक सियासी कारकुन, मैं नहीं समझता कि इसके तहत किसी भी सहाफ़ी के साथ या किसी सियासतदान के साथ ज्यादती हो। वो ना होगी, ना हमने करने दी है, ना हम इस पर यकीन रखते। सहाफ़ियों के इसके मामले पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मेरे ख्याल से रमज़ान के बाद को इसके पर मूवमेंट भी शुरू होगी। ये नए वज़रा को, वफाकी वज़रा, मुशीरान, सबको कलमदान सौंप दिए गए जो 21 बनाए गए थे। आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है ये मिनिस्ट्रियाँ देना? बिल्कुल आसिम, आप देखें, इस लिहाज से जस्टिफाइड है। फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई एक बंदा दो वजारतें नहीं चला सकता। हर वजारत अपनी जगह अहम है। तो जितनी वजारतें हैं, जितने पोर्टफोलियोज हैं, उनके वजीर या स्टेट मिनिस्टर बनाना ये आइन और कानून में मौजूद है। और ख़ास तौर पर जब इत्तेहादी हुकूमत हो तो फिर ज़ाहिर है कुछ न कुछ इत्तेहादियों के भी मुतालबात होते हैं। तो बहरहाल जितने, अगर तो डिपार्टमेंट से ज़्यादा बना दिए गए फिर तो इतराज करें, अदरवाइज तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतने तो वज़रा होते हैं। तो ये परवेज खटक साहब को जो मुशीर लगाया गया, आप क्या समझते हैं कि ये किस जमात से हैं? हमारी पार्टी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। आप इख्तियार वली साहब की बात, उन्होंने उनके मुकाबले में इलेक्शन भी जीता था इख्तियार वली साहब ने, और मेरा ख्याल है उनको भी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर का, इख्तियार वली साहब को। लेकिन बहरहाल हमने एक दूसरे के मुखालिफ सियासत की। अब भी उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, कोई वो ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बने हैं। जाहिर है जिन लोगों ने पिछले इलेक्शन में पीटीआई के खिलाफ हिस्सा लिया है और जिस तरह से ऑपोजिशन इकट्ठी होती है, तो वो एडजस्टमेंट्स बाद का पीपल्स पार्टी और अपने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन हल्कों में लड़के आए। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मुखालिफ पीपल्स पार्टी के थे, तो अब हुकूमत में हम एक दूसरे को वेलकम करते हैं, वो तो ऐसी कोई बात। थैंक यू वेरी मच गौर साहब, आपने अपना टाइम दिया। अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ विद टुनाइट में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के हिस्से में स्काइप पर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इज़हार तशक्कुर की, जिस तरह शरीफुल्लाह को हवाले किया गया और उसके बाद दहशतगर्दी का अफरेद के हवाले से बात की जा रही है कि जो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप समझते हैं कि अमेरिका से हमें उम्मीद रखी जा सकती है कि वो हमारे साथ खड़ा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, मुझे इससे समझ नहीं आ रही कि आप हमारे साथ खड़ा होगा से क्या मतलब है। क्या वो हमारे लिए कोई स्टैंड लेगा? कभी नहीं लेगा। देखिए, एक बात याद रखें कि जो उसको आपसे क्या फ़ायदा है,
उसको आपसे सिवाय इस किस्म की चीजें करवाने के कोई और फायदा नहीं है। उन्होंने जब जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उनका उनका था कि उन्होंने आपसे मांगा क्या था, मतलब मांगा नॉट डायरेक्टली एज सच, लेकिन आप एक फीलर छोड़ देना कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस बंदे का क्या है। तो वो उस एंकर पर्सन ने या उस जर्नलिस्ट ने क्या पूछा था, उसने कहा था कि क्या आप अमेरिका को ये बेसिस दोगे पाकिस्तान में ताकि वो यहाँ से होके अफगानिस्तान के ऊपर करे, जिसपे इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और वो उस पर जरा शॉक पे कर गया, रियली क्या वाकई आप कुछ भी नहीं दोगे? इमरान खान ने कहा कुछ नहीं दूंगा। तो उनको पाकिस्तान से सिर्फ यही फायदे है ना कि आप यहाँ से रह के, जैसे मुशर्रफ के ज़माने में आपने सारे बेसिस दे दिए थे, जैसे पीपल्स पार्टी के ज़माने में वो विकीलीक्स कहती हैं कि पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि आप लोग हमले करते रहो, ड्रोन करते रहो, हम लोग वैसे ही शोर मचाते रहेंगे और आप बेशक करते रहो। वो इसके अलावा पाकिस्तान से तो कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो पाकिस्तान के साथ किस चीज़ के लिए खड़े होंगे? मतलब आपको सिंसियरिटी पे फर्क नजर आता है उनकी, आप समझते हैं कि उनकी देखिए एक बात याद रखें, इन चीजों में सिंसियरिटी नहीं होती है, इन चीजों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जाती मफाद शामिल होता है, मफाद होता है। आप मुझे मेरे लिए क्या करोगे कि मैं आपके लिए कुछ करूं? चाइना को पाकिस्तान के साथ किस चीज की मोहब्बत है? पाकिस्तान को चाइना को पाकिस्तान की इस चीज की मोहब्बत है कि पाकिस्तान के थ्रू उनको एक बहुत बड़ा ओपनिंग मिल सकती है जो कि डायरेक्ट टू दी हॉट वाटर्स है, और ये उनके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। अगर आज उनका ये मसला हल हो जाए कहीं और से, या आज उनको कोई और बेहतर रास्ता मिल जाए, आपका क्या ख्याल है वो पाकिस्तान के साथ करेंगे? विद ऑल द ट्रबल्स दैट पाकिस्तान है, कभी नहीं करेंगे। देखिए हमें रियलिटी चेक में रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि एक्चुअल दुनिया जो होती है, ये जो आप किसी के साथ भी डील करते हैं, आप अपने मफादात के बेसिस पे करते होते हैं। आप फी सबीलिल्लाह किसी के साथ नहीं करते, ना चाइना, ना सऊदी अरेबिया, ना अमेरिका, ना कोई और, ना पाकिस्तान के अंदर भी एक सूबा दूसरे सूबे के साथ बिला वजह कभी नहीं करेगा। हमेशा इन टर्न्स होते हैं। दो भाई भी आपस में जब करते हैं तो वो एक दूसरे से कुछ मांगता है, दूसरा उससे कुछ मांगता है, तो ये चीज नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब सवाल ये हो जाता है कि अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को इस किस्म की चीजें चाहिए। अब अगर हम उनके लिए ये करेंगे तो उसका रिपरकशंस को हमें देखना पड़ेगा कि इसका रिपरकशंस क्या है। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें साथ साथ ये भी सवाल आता है कि फिर आप लोगों को ट्रंप से तवक्कुआत क्यों थी इतनी? आपको मुझे बात बताएं, ऐसा कौन सा पीटीआई का लीडर अमूमी तासुर यही है ना सर? देखिए अमूमी तासुर होने में, और या इमरान खान ने कहा हो, या किसी पॉलिटिकल लीडर ने कहा हो, या किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये है, वो हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, लोगों ने, देखिए लोग हैं वो बात करते रहते हैं। अभी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ट्रम्प ने ये उसके यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बाद मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी बुलाने का वो कर दिया है। वो तो इस किस्म की बातें चलती रहती है, ये सीरियस नहीं होते, ये वैसे कोई किसी लिहाज से कोई किसी अपना वो कर रहे होते हैं। लेकिन एज सच कि क्या इसका कोई ऑफिशियल है, कोई नहीं हुआ। हाँ, अगर ट्रम्प किसी बेसिस पे कुछ चीज करना चाहते, कुछ करना चाहते, हमें उनसे एज सच कोई वो नहीं है कि यार वो हमारे लिए कुछ करेंगे, वो हमारे लिए एज अ दोस्ती, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा पे इस किस्म का करेगा, कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर वो इन प्रिंसिपल जो बाइडेन हुकूमत की जो पॉलिसीज थी उनको रिवर्स कर रहा है, तो उन चीजों में जो चीजें रिवर्स होती हैं उनमें बहुत सारी चीजें रिवर्स हो सकती हैं। हो सकता है पाकिस्तान हो सकता है पाकिस्तान ना हो, वो अलग चीज है। क्योंकि ये याद रखें कि उनके रिजीम चेंज की पॉलिसीज तो होती हैं। कहा यह जाता है कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि ट्रंप साहब की सियासत के ऊपर बिलीव नहीं की जा सकती, आज कुछ है कल कुछ है। तो ये बिल्कुल एक जिसे कह सकते हैं ना कि जो शीर लाने के मुतरादिफ है कि आपको हतमी बयान देते हैं उनके हवाले से। देखिए मेरा ये उसका ट्रंप इसलिए फर्क है कि ट्रंप नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिशियन है, ये याद रखिए। ट्रंप नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिशियन है, वो चीजों को डिफरेंट तरीके से देखता है। बीइंग अ बैकग्राउंड ऑफ क्या कह सकते हैं उसे, बिजनेस ओरिएंटेड, वो चीजों को देख रहा है। इस वक्त वो क्या कर रहा है, इस वक्त वो ये देख रहा है कि कहां कहां से पैसे निकल रहे हैं अमेरिका से। वो वर्ल्ड बैंक को देख रहे हैं कि उसको फंडिंग उससे निकल जाए। वो कहता है कि ये IMF के साथ है, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें। और देखिए वर्ल्ड बैंक में उसका मेरे ख्याल में 17% यूएस का शेयर है या 18% शेयर है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा शेयर है, लेकिन शेयर है उनका, ठीक है। इन चीजों IMF के थ्रू हमने सुना है कि वो लोग मुख्तलिफ रिजीम्स को
क्या ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं या आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रम्प कहते हैं कि यार मैंने इनकी फंडिंग नहीं करनी, मैंने इस चीज से नहीं करना, या मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, और या फिर वो मुख्तलिफ लोगों को कहते हैं कि यार मैं तुम्हें, अगर मैं तुम्हारे लिए लड़ाई कर रहा हूं, मैं, उसने नेटो से भी निकल कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है, वो कहते हैं मैं आप लोगों के लिए क्यों करूं, सारा पैसा मेरा जाया हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। सो ही वांट्स टू हैव समथिंग इन रिटर्न, चाहे वो मदनियात हो, चाहे वो किसी लिहाज हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो जाए, वो उसमें वो जो सदर्न अमेरिका है उसके लिहाज से वो ट्रेड एम्बार्गोज लगा रहा है बाज़ जगहों पे कि जहां से उनको फायदा नहीं थे, जो पुरानी होती थी। वो अपनी जगह पर है, उसने वो सारी पॉलिसीज रिपीट कर रहा है कि जो किसी जमाने में जब जापान के ऊपर की थी, वो आज चाइना के ऊपर कर रहा है कि भाई आप उसके ऊपर क्या कह सकते हैं, टैरिफ लगा लो ताकि हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो जाए अपने बेनिफिट के लिए ना, वो तो सारी चीजें अपने बेनिफिट के लिए। बात की जा रही है नए जो वुज़रा उनको कलमदान सौंप दिए गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप, ये किस वुज़रा हैं? और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमें आज तक ये इल्म नहीं था कि उनको वजारतें भी मिलेंगी, लेकिन उनको वजारतें मिल गई। देखिए, दो चीजें हैं, मैं इस चीज को इस लिहाज से देखता हूँ। एक मेरी कोशिश ये होगी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि मेरे पास लेट्स से 50 या 70 या 80 मुख्तलिफ शोबे हैं जिनको मैंने हैंडल करना है। इस वक्त मेरे पास 25 या 30 मेरे पास लोग हैं जिनको मैंने, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 2, किसी को 1 मैंने बांट के दिया हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस 1 साल के बाद मैंने देखा है कि मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, तो मैं फॉर द सेक ऑफ गवर्नेंस में ये 15-20 बंदों को लेकर आता हूँ। तो फिर आप उन जॉब्स में से जो बेहतरीन लोग हैं उनको लेकर आते हैं, क्योंकि मैंने एक किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना है, मैंने गवर्नेंस को ठीक करना है। तो हेल्थ में मैं हेल्थ से रिलेटेड या कोई ऐसे बंदे को लेकर आऊंगा जो मैं समझता हूं कि ये कर सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मेरे साथ जो लोग हैं, मैंने लोगों को प्लीज करना है। कोई मेरे दोस्त हैं, कोई मेरे दुश्मन है, कोई मेरे क्या है, कोई मेरे एलाइज हैं, कुछ मुझे किसी ने कहा है कि इसको तूने एडजस्ट करना है, फलाना फलाना, ये चीजें, तो फिर मैं उसके बाद करूंगा। तो अब अगर मैं इन लोगों को देखता हूं कि ये किन को उठाकर लेकर आए हैं, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो बुनियादी मकसद है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस ठीक हो। उनका बुनियादी मकसद ये है कि इनको कहा गया है कि यार इस बंदे को एडजस्ट करना है, तो फिर इन्होंने उसको, मुझे समझ नहीं आती कि परवेज खटक को किस बेसिस पे बनाया, वो क्या वैल्यू एडेड सर्विस लाकर इनको देगा, वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो इनको उस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट वज़ीर देगा। दिफा तो आप लोगों ने भी लगाया था उनको। देखिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, वो तहरीक इंसाफ का। उन्होंने क्या ऐसा अमल किया था कि जो वज़ीर दिफा लगा दिया था उनको? देखिए, उसकी बात कोई नहीं है, मैं इस पे नहीं कर रहा हूं कि वो जायज था या नहीं था, ये अपने ले आए। अगर इन्होंने लेट्स से कोई ऐसे लोग लेकर आने जो इनको अच्छी एडवाइस देकर आए, क्योंकि ये तो परवेज खटक को कहते थे कि वो तो चोर है, उसके ऊपर कहते थे कि यार अगर नैब ईमानदार हो और इंडिपेंडेंट हो तो परवेज खटक को तो कम से कम बुलाएगी, लेकिन उसको छोड़ दें। इनके अपने लोग हैं, इनके बड़े अच्छे लोग हैं, उनको नहीं बना रहे। इनके राना अफजल साहब हैं, इनके और बड़े लोग हैं, इनमें ख्वाजा साद रफीक है, इनमें और सीनियर वो हैं, वो खुरम दस्तगीर हैं, और बड़े लोग हैं जिनको ये ला सकते थे। ठीक है, राना एहसान अफजल हैं, उनके साहबजादे हैं। राना अफजल तो फौत हो गए ना। मैं एहसान अफजल की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं उसको मैं राना अफजल ही कहता हूँ, तो एहसान अफजल की बात कर रहा हूँ। तो वो हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, उनके यंगर जनरेशन हैं जिनको ये लेकर आ सकते थे और चीजें कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो है ना, फिर उसके बाद मुझे एक बात बताया, ओन चौधरी हो गया, उसके बाद बाकी चीजें होंगी, मुझे समझ नहीं आती। जिसको ये कहते थे कि पूरे इस्लामाबाद को ये क्या क्या चीजें सप्लाई करता था, उसको ये लाके मिनिस्टर लाके बना रहे हैं या किसी और चीज पे लेकर आ रहे हैं। फिर वो एक और वो खातून है, उसको लेकर आ रहे हैं, जो कि मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आती कि इनका मेन मकसद क्या है। मुझे ये समझ आती है कि इनका मेन मकसद ये था कि इनको कहा गया था कि इनको तुमने एडजस्ट करना है और ये करना है, और वो कर रहे हैं। दूसरा, पीका ऑर्डिनेंस के तहत बहुत सारे जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, जिसमें आपके लोग भी हैं, जिसमें हमारे लोग भी हैं, बहुत सारे सहाफ़ीज़ के नरगे में आ रहे हैं। आप समझते हैं कि पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से या पीका एक्ट के हवाले से कि कोई लाएअमल तय हो चुका है और उसके बाद अब कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं, क्योंकि वो तो बना लिया गया था, अब बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। आपके पब्बी साहब को भी अरेस्ट किया गया, सेनेटर पब्बी को। उसको तो उसने तो क्या है पता नहीं, वो शिकार
शिकार के कुकड़ी ऊपर। की शिकार, पता नहीं कुकड़ी की शिकार कर रहे थे, हिरन की शिकार कर रहे थे, किस चीज का? आपको पता है ना, पंजाब में कुकड़ी की शिकायत, वो शिकार करना जो है ना वो बंद है, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं आपको, आपकी बात आपने कहा है कि पीका एक्ट, मुझे एक बात बताया, क्या हबीब अकरम साहब, क्या वो एंटी पाकिस्तान है? काशिफ अब्बासी एंटी पाकिस्तान है? इसी तरीके से जो बाकी जिन लोगों को बंद कर रहे हैं, हर रोज पता चल रहा है, आज इस एंकर को कर, उस एंकर को परसों उस एंकर को बंद कर रहे हैं। एंटी क्या पाकिस्तान की बात नहीं है, यहाँ पे फेक न्यूज की बात की जा रही है। एक मिनट है जना, आप मुझे एक बात बताएं, क्या काशिफ अब्बासी फेक न्यूज फैलाता है? क्या हबीब अकरम की टीम, उसकी टीम, आपकी टीम एक तरह की होती है? फर्क यह है कि हो सकता है वो जरा सख्त सवालात करते हो, आप उतने सख्त ना करते हो, आपको अभी तक कुछ नहीं कहा होगा। कोई जो शख्स नहीं, सख्त उनकी सवाल नहीं था, उनका ओपनिंग थी, तज्जिया दिया था उन्होंने मुकम्मल, और जिस चीज के ऊपर तज्जिया दिया था उसको पीका एक्ट के अंदर लगाया गया था। वो तज्जिया नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? वो तज्जिया देंगे, तज्जिया निगार ही है, एंकर पर्सन है, तज्जिया निगार ही है, वो अपना तज्जिया ही देंगे। मतलब अब मैं कोई ऐसा तज्जिया दे ही नहीं सकता हूं कि जिसके अंदर मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर ठीक हो रहा। गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उनके काम को क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि उनका ये तरीका ठीक नहीं है, इससे बेहतर तरीका हो सकता है। देखिए, दो चीजें हैं, क्या हम लोगों ने लोगों को ब्लेम करना है, उनके ऊपर इल्जाम लगाना है, या हम लोगों ने सच करना है? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हुआ चाहता है, मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, लेकिन बात अधूरी रह जाती है जब तक हम उसको मुकम्मल ना करें। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसे ही चलती हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि उसमें आपने ही इंट्रोड्यूस कराया, आप ही की तरफ से लागू हुआ, उसमें अमेंडमेंट की गई, और मेरे ख्याल से पहला मुकदमा भी आपके खिलाफ ही बना था। वक्त वक्त की बात है, जो इंसान जो चीज़ बनाता है सबसे पहले उसी के ऊपर आ जाती है, ये सियासत के अंदर कहा जाता है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।